Hello, everyone. Good morning to all of you. We'll proceed with the nuclear part of the physics. In case कोई issue आता है तो आपको बोलने का. साउंड आ रहा है बराबर या फिर कुछ प्रॉब्लम है? You can confirm once. स्क्रीन एंड वॉइस क्या प्रॉपर आ रहा है? ऑल गुड है. यस सर. ठीक है, चलेगा. सो ये न्यूक्लियर फिजिक्स ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है. इनफैक्ट यू कैन कॉल इट एज अ सब्जेक्ट. सो बट अपने सिलेबस पर काफी लिमिटेड है, तो अपने को बेसिक समझना है. और इस पे करते क्या, फोकस एरिया क्या होता है? सो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस होता है. सो अगर हम डिटेल में न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स. डिटेल में स्टडी करने के लिए पहले उसके बेसिक्स पॉइंट्स अपने को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस होता है कहाँ पर है, कैसा होता है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका मास क्या रहता है, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं. मोस्ट ऑफ बेसिक थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग, बट स्टिल आई एम गोइंग टू ब्रीफ वंस. और फिर इसके बाद में उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से हम उसको स्टेबल बोलते हैं, कब अनस्टेबल होता है, कितना एनर्जी रिलीज करता है अगर किसी दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है. काफी कुछ आपने जो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर भी आप स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट रहता है. सो अगर आप उसके स्ट्रक्चर और साइज के बारे में बात करेंगे तो मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर एंड साइज. सो नीड से इतना अपने को समझता है कि किसी भी एटम के इनसाइड में रदरफोर्ड का जो मॉडल था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड के मॉडल से आई थी. अपने लोगों ने पढ़ा उसको, और उससे ये पता चला कि बहुत छोटा सा स्पेस होता है सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर पर होता है, वेयर almost all mass is located, positively charged and all that. तो ये अपने लिए न्यूक्लियस होता है. और अगर इसके आप रेडियस के बारे में बात करेंगे तो उसके साइज के बारे में पता चल जाता है. सो लेट्स इसकी रेडियस बारे में आइडिया लगाया. आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे हमको पता चला, जैसे कि आप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ले लो कि इसका साइज कितना होगा. उसको पता करने के लिए जब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई थी, तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल वापस लौट करके आ गया था, या कुछ पोर्शंस थे या कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आए हुए थे. और फिर सिंपल सा मैकेनिक्स लगा करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक गया था. क्लोजेस्ट डिस्टेंस पता कर सकते हैं. क्या करना होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से हम बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी रही होगी. और एक बार ये डिस्टेंस पता चल जाएगा तो अपने को ये जरूर पता चल जाएगा कि इसकी जो रेडियस होगी ना, वो इस डिस्टेंस से छोटी रही होगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि उस न्यूक्लियस के इनसाइड में नहीं जा सकता है. और कई सारे एक्सपेरिमेंट ने ये पता किया बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए, तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी डी की, वो 10⁻⁻14 मीटर के आसपास की आ रही थी. अलग अलग एलिमेंट्स में किया गया, तो ये रफली जो वैल्यू है वो इस ऑर्डर की आ रही थी, 10⁻⁻14 मीटर. दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के सेंटर से इतना डिस्टेंस तक जाता है. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये था कि न्यूक्लियस का साइज इस नंबर से छोटे जाने का, स्मॉलर रहने का, और या फिर इस ऑर्डर का रहने का. दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी स्मॉल. नाउ यू सी दिस नंबर 10⁻⁻14 मीटर.
we cannot have any scale to measure it, right? In classical physics. So point is कि वहां से भी अपने को estimation मिलता है कि कितना उसका size रहा होगा and all that. और फिर और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट ने हमने को काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया. एनीवे, सो पहले अगर उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, देन यू नो कि वहां पर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. ये भी कई सारे एक्सपेरिमेंट की डिस्कवरी से पता चला कि न्यूक्लियस के इनसाइड में अपने को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं. प्रोटॉन्स की टोटल पॉपुलेशन को अगर हम लोग Z से लिखते हैं, सो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल इन द न्यूक्लियस. और जनरली हम न्यूट्रॉन्स की पॉपुलेशन को N से लिख देते हैं. दोनों को कंबाइन करके हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. दैट मींस द कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस. सो दे टुगेदर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. सो वी बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है दैट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एंड न्यूक्लियॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज अ प्रोटॉन, अनदर टाइप इज अ न्यूट्रॉन. कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो उसको हम लोग A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. If we write this A, then we can say this is going to be the number of protons. That is Z plus number of neutrons. Need not to say electrons नहीं होते inside में nucleus के, you people know. और electrons कहाँ पर होते हैं? ऑर्बिट्स पर होते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं. और ये बहुत ज्यादा स्पेस जो होता है वो फ्री रहता है, वैक्यूम जैसे रहता है. सो ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा न्यूक्लियॉन्स अंदर पाए जाते हैं. सो अपने पास एक रिलेशन आ गया कि जो टोटल ऑफ न्यूक्लियॉन्स कभी निकालना होगा, तो अगर अपने को Z पता है, N पता है, दोनों को हम ऐड अप कर देंगे. सो न्यूक्लियॉन्स की पॉपुलेशन पता चल जाएगी. दैट मींस वी विल नो हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स और द पार्टिकल्स दैट आर मेकिंग दिस न्यूक्लियस आर प्रेजेंट. नाउ अगर आप किस एलिमेंट का या फिर किस एलिमेंट को चूज करते हो स्टडी करने के लिए, तो उसको हम लोग सिंबॉलिकली दिखाते हैं, जो कि आपने केमिस्ट्री में कई बार यूज किया. अगर हम एक्स एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सो सिंबल में हम इस तरह से यूज कर लेते हैं ZA. और ये अपने को बता, इस पर्टिकुलर सिंबल से अपने को उस न्यूक्लियस के बारे में या उस एटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. इसमें हमको ये पता करता है कि X किसके बारे में बात हो रही है, Z कितने प्रोटॉन से, A कितने न्यूक्लियॉन से. और अगर अपने को न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन निकालनी होगी तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं. दैट मींस N की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो A माइनस Z कर सकते हैं. सो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर अभी देखेंगे कि उसको बोलेंगे स्फेरिकल होता है. रदरफोर्ड ने भी बोला था. किससे मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियॉन से. पॉपुलेशंस को हम अलग अलग नंबर से डिनोट कर रहे होते हैं. और A को कई बार हम लोग एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं. सो A is also known as atomic mass number. और Z प्रोटॉन्स की संख्या है एंड न्यूट्रॉन्स की संख्या है. यू पीपल नोइंग दिस इज वेरी बेसिक थिंग, राइट? हाँ, अपने लिए थोड़ा सा आगे बढ़ करके क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो न्यूक्लियस है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, तो उसकी रेडियस कितनी होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बोलता हूँ. सो सिंबॉलिकली जब कभी रिप्रेजेंट करना होगा हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टू से यू पीपल नो, हम C612 लिखते हैं या 13 लिखते हैं. लेट्स से 13 लिखा हुआ है, कोई इसका वेरिएंट है, तो इस पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बता सकते हैं. सो सिंबल देख करके वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है और कितना टोटल न्यूक्लियॉन्स है. सो एक लाइन लिख देता हूँ, फिर रेडियस के बारे में बात करते हैं. जो न्यूक्लियस है इज spherical in shape. With radius, तो अगर spherical है तो उसकी डायमेंशन रेडियस से ही पता चल जाएगी.
given by, so the radius is given by r is equal to r naught a raised to power 1/3. सिंस a क्या होता है वो अपने को पता चल गया उस न्यूक्लियस के बारे में, और किसी भी न्यूक्लियस के अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है यूजिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स वी हैव रिड्यूस or deduce कि radius can be calculated by this expression. R is equal to R naught a raised to power 1/3. Now, where R naught is a constant, उसकी वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ. Where R naught is equal to 1.2 FM. Now, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि इसका जो साइज होगा वो 10 raised to power -14 के ऑर्डर का होगा या उससे कम होगा, क्योंकि ये तो मिनिमम सेपरेशन है बिटवीन अल्फा पार्टिकल दैट वाज बम्बार्डेड और न्यूक्लियस के बीच में. सो हमारा जो रेडियस वाला है यहाँ पर उसकी वैल्यू उसी ऑर्डर की होगी, तो उस ऑर्डर को फिर हम लोग एफएम यूनिट से लिखना स्टार्ट कर देते हैं. एफएम बोले तो फर्मी या फेम्टोमीटर. सो 1 एफएम इज इक्वल टू 10 raised to power -15 मीटर. से कन्वर्जन यूनिट है. एफएम को फर्मी बोल देते हो और प्रॉपर्ली नाम लोगे तो फेम्टोमीटर. सो 1 फर्मी के ऑर्डर की उसकी रेडियस होती है. आप ऐसा बोल सकते हो दैट मींस न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड इट इज 10 raised to power -15 मीटर ऑर्डर. कैन यू थिंक ऑफ, बहुत छोटा होता है. और जब बहुत छोटा होता है तो फिर रूल्स बदल जाते हैं. तो क्या होता है ना कि जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, दैट इज वैलिड फॉर पर्टिकुलर रेंज ऑफ एम, पर्टिकुलर रेंज ऑफ लेंथ, पर्टिकुलर रेंज ऑफ टाइम. ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है, क्वांटिटीज है, मास, लेंथ और टाइम. मास, लेंथ और टाइम जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं तो मास का मतलब ग्राम किलोग्राम चलता है. अगर कभी 10 raised to power -19 किलोग्राम आने लगे या फिर और भी नीचे चले जाओ 31 किलोग्राम आने लगे, इसका मतलब है ये बहुत छोटा मास है. उस मास लेवल पर जाएंगे तो हमारे रूल्स बदलना स्टार्ट हो जाते हैं. सो स्केल जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं उस पर डिपेंडेंसी रहती है. जैसे लेंथ के बारे में बात करें तो हम लोग जनरली सेंटीमीटर, एमएम, मिलीमीटर टाइप की बात करते हैं, और जब एफएम लेवल पर जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ के रूल्स बदल जाएंगे. और एफएम लेवल का पार्टिकल और जो अपना रियल लाइफ में जो पार्टिकल होता है उन दोनों का इंटरेक्शंस, उन दोनों की प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट. सिमिलरली जब हम टाइम स्केल पर जाते हैं और टाइम स्केल को कम ज्यादा करते हैं तो अपने डेफिनेशंस, अपने फॉर्मूलाज डेफिनेशंस में बदलाव आता है. सो पॉइंट इज कि जब हम इतने स्मॉल लेवल पे वर्क कर रहे होंगे, जो क्लासिकल फिजिक्स के फंडे हैं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशंस अलग होती हैं. सो इसीलिए हम लोग इसको आगे जब पढ़ेंगे तो काफी और डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से काम चल रहा होता है. मोरोवर जिस तरह से मास के बारे में मैंने बताया, टाइम के बारे में बताया, लेंथ के बारे में बताया, सिमिलरली इन दोनों को यूज करके डेंसिटी के बारे में बताया. जब कहीं हाई डेंसिटी की स्टोरीज आने लगती हैं, इसका मतलब वहां पर हम रूल अपने नहीं लगा पाते. जैसे कि आप लोग पढ़ते हो कि ब्लैक होल जैसी कोई स्टोरीज है, उसके बारे में कुछ थ्योरीज बनती है, बट दैट इज ऑफ एक्सट्रीमली डेंस कंडीशन. और अगर वहां पर आप क्लासिकल के फॉर्मूलाज लगाओगे, दे वोंट बी वैलिड. इनफैक्ट वहां पर ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, साइंटिफिक कम्युनिटी इज स्टिल सर्चिंग फॉर. So classical physics is something that we see in day-to-day life, और अगर हम कभी भी एक्सट्रीम कंडीशन की तरफ जाते हैं तो अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ता है. वो इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन पर हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर जो अपने फोर्सेस थे जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो तो लगेंगे, लेकिन और भी कुछ चीजें आ सकती हैं जो कि न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में आपने लास्ट डे में बात की थी कि वो होल्ड करता है. सो वो कब अपीयर करता है, बिकॉज ऑफ की जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी जा रही है. एनीवे, सो यहाँ से अपने को पता चल जाता है कि उसकी रेडियस क्या होती है. अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. रेडियस पता चल गया तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. सो अगर आप वॉल्यूम न्यूक्लियस का निकालोगे, लेट्स सो वी है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब. आर की वैल्यू रख देते हैं 4/3 पाई
आर नॉट क्यू ए। सो कई बार तो बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि वॉल्यूम और एटॉमिक मास नंबर पे क्या चल रहा होता है रिलेशन। अगर किसी एक एटम का एटॉमिक मास नंबर कर दिया गया है तो उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ा होगा, न्यूक्लियस के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ा होगा। देन यू कैन थिंक ऑफ कि वॉल्यूम एटॉमिक मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि रेडियस 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस पे भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि एक का एटॉमिक मास नंबर 1/8 था और 8 टाइम्स था, तो बताइए रेडियस क्या कैसा रहा होगा, बराबर रहा होगा, डबल रहा होगा, हाफ रहा होगा। सो वी कैन आंसर क्विकली विद दिस फॉर्मूला बेसिकली। नाउ अगर अपने को डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी of nucleus. So density is going to be equal to mass divided by volume. Now जब मास आप यूज कर रहे होगे, न्यूक्लियस का मास, जब आप न्यूक्लियस का मास यूज कर रहे होगे तो अपने को न्यूक्लियॉन्स एक तो ये तरीका है कि हम एक्सपेरिमेंटली उसको निकाल करके चेक करें और फिर पता करें और फिर वॉल्यूम से डिवाइड करें। रफ सेंस में अगर हम लोग अभी क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये सोच सकते हैं कि ये किससे मिल करके बना हुआ है। This is made up of Z protons and neutrons. अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में भी आप जानते होंगे कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। बट अगर आप बिल्कुल कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा होता है प्रोटॉन से। सो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन द प्रोटॉन। बट फॉर ऑल पर्पसेस हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। और इनके मास को हम लोग एक यूनिट में लिखते हैं रफली, दैट इज 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये रफ वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन क्या करेगा, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा 1.00 करके कुछ 78 करके, तो वो आप उसको यूज करेंगे। बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट के लिए हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप लोग एमयू के बारे में जानते होंगे, एमयू इज एटॉमिक मास यूनिट। सो एटम की मास यूनिट के बारे में बताते हैं। सो पॉइंट इज कि इन दोनों के मास ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। तो क्या हम टोटल मास को ऐसा लिख सकते हैं, this is this going to be equal to the population of Z plus population of N into AMU, these many AMUs, divided by volume that we have just written 4/3 pi r cube or r naught raised to power 3a. If you look carefully, you'll find this is going to be a, and then a and a will disappear. ये roughly जा रहा है, बहुत close by रहेगा. So you'll find this is going to be like 1 AMU divided by 4/3 pi r naught cube. इसको जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक नंबर आ जाएगा। एमयू की वैल्यू आप जानते होगे, अगर आप नहीं जानते हो तो एक एमयू की वैल्यू होती है, इसको आप याद रख सकते हो। और उस एमयू को आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो अपने को इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। सो इसकी वैल्यू जो रफली आएगी वो आप पाओगे 2.3 या 4 आती है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आती है ना। यहाँ से अपने को कंक्लूड क्या करना है, एक तो ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेंसिटी आ रही है न्यूक्लियस की वो ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि लाइक हमारे पास एक न्यूक्लियस है, लेट से कार्बन का, एक न्यूक्लियस है लेट से आयरन का या फिर किसी और का, तो बताइए क्योंकि न्यूक्लियस की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। सो वो ए पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट भी हमको बोलना होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को हम लोग ऑलमोस्ट बराबर ले रहे होते हैं। हालांकि ऐसा बोलोगे कि सभी केस में ये लगने वाला है अगर हम लोग रफली वैल्यूज उनकी चूज करते तो। So we can say कि density of nucleus is almost constant for all nuclei, whereas the volume is going to dependent on the A value, that means population of nucleons, और रेडियस किस तरह से डिपेंड करती है। सो मैंने टाइम आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा रेडियस को लेकर के, वॉल्यूम को लेकर के या फिर डेंसिटी को लेकर के, और हम बता सकते हैं। मोरओवर कई बार और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो डेंसिटी होती है, लुक एट दैट वैल्यू,
Density is 10 raised to power 17 kg per meter cube. That means within 1 meter cube of space, अगर 1 meter cube space आप न्यूक्लियस का बना पाए तो उसमें कितना kg का वेट मास होगा? 10 raised to power 17 kg. It's extremely dense. और सिंस ये एक्सट्रीमली डेंस होती है तो वहां पर कितने रूल्स अलग होते हैं. सो फ्रॉम हियर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो मास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है. सो ये आपको पता चला न्यूक्लियस के साइज के बारे में. और साथ ही साथ आपको उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ थिंग्स यू माइट बी नोइंग अर्लियर. अगर अपने को इतना समझते हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और ये समझते हैं कि स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की कैसे बताई जाती है. और अगर आपको इस पर कंसर्न है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. ये कह सकते क्या कि ब्लैक होल एक बड़ा सा न्यूक्लियस है? नो, मतलब मैंने वो ब्लैक होल का नाम सिर्फ इसलिए लिया था कि आई जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि उसकी डेंसिटी के बारे में, कि वो बहुत डेंस होता है. और उसकी डेंसिटी क्या 10 पावर 17 ऑर्डर की होती है. उसकी डेंसिटी को मेजर करना अभी भी चैलेंज है. सो हाँ, अगर उसकी डेंसिटी इसी ऑर्डर की आएगी तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जैसा न्यूक्लियस के इनसाइड में चल रहा होगा शायद कुछ वैसा वहां पे चल रहा होगा. लेकिन अगर उसकी डेंसिटी से बहुत ज्यादा निकलती है तो फिर अपने को उस लेवल पे जाना पड़ेगा. स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई हम कैसे पता करते हैं, इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे. स्टेबल न्यूक्लियाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में अभी क्रूड फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में जितना हम लोग जानते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड. आपने देखा होगा कि जब आप रिएक्शंस लिखते हो या इस तरह से उनको न्यूक्लियस या पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे होते हो, एटम्स के बारे में. सो अगर न्यूक्लियस स्टेबल है तभी एटम स्टेबल होगा. ऑफ कोर्स अगर न्यूक्लियस फ्रैगमेंट हो गया तो एटम बदल जाएगा, क्योंकि एटम में जो कोर पॉइंट होता है वो न्यूक्लियस ही होता है. आप देखोगे कि जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, कार्बन C12. आप लोगों से अगर कोई पूछता है वेदर दिस इज स्टेबल और अनस्टेबल, ऑफ कोर्स बोलना स्टेबल अनस्टेबल ये भी सब कुछ रिलेटिव होता है. लेकिन अपने लिए एज ए ह्यूमन बीइंग, whether this is stable or unstable, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में. सो अपने लिए स्टेबल और अनस्टेबल ये होगा कि अपने लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग उसका स्टे टाइम कितना होता है, कब तक ये इसी कंडीशन में रह पाएगा और कब चला जाता है, आई मीन लाइक किसी और में कन्वर्ट हो जाता है. सो यू विल फाइंड कि कार्बन बहुत मेजॉरिटी पे पाया जाता है. ये वन ऑफ द स्टेबल एलिमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल भी कह सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द स्टेबल एलिमेंट है. यस, स्टेबल है. सिमिलरली आप अगर देखोगे ऑक्सीजन, कुछ 8 और 16 होता होगा, ये भी स्टेबल है. अभी मैं आपको बताता कि स्टेबल अनस्टेबल को हम लोग कैसे टाइम स्पेन से मेजर करते हैं. तो जितने टाइम तक आप देख रहे हो, लेट्स से ये आपका टाइम है, अगर वो उससे ज्यादा समय तक स्टे करता है इसका मतलब स्टेबल है. उससे जल्दी वो ब्रेक हो जाता है इसका मतलब अनस्टेबल है. सो यू नीड टू टेक अ टाइम फ्रेम. इसीलिए मैंने कहा कि वी एज ए ह्यूमन बीइंग, दैट मींस अपनी लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो स्टेबल होता है, काफी स्टेबल होता है. अच्छा, इस पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो Z की पॉपुलेशन कितनी है? 6. N की पॉपुलेशन अगर आप मेजर करोगे 6, तो A की वैल्यू 12 मिल जाएगी, जो कि दिख रहा है. इस पर भी आप देखोगे Z की वैल्यू 8 आ रही है, N की वैल्यू भी 8 आ रही है, और A की वैल्यू 16 आ रही है. अगर आप आगे बढ़ते जाते हो तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे स्टार्टिंग में जो स्टेबल होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में. उसमें Z और N की जो पॉपुलेशन होती है ना, वो ऑलमोस्ट बराबर होती है. और फिर जब आप लेट्स से कि बहुत दूर निकल जाते हो, लेट्स से यूरेनियम देखते हो 92, 238 और 235 या जो भी पकड़ते हो. सो अगर आप इस पर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज Z वैल्यू, तो आप Z वैल्यू 92 बोल दोगे. व्हाट इज N वैल्यू? सो N वैल्यू को आप निकाल सकते हो, कितना आएगा? ये 16 था. और A वैल्यू अपने को 235 मिल रहा है.
ये कितना बोला? 143. ओके, यू कैन मैच दिस नंबर्स. सो आप देखोगे कि यहाँ पर Z और N की काफी डिफरेंस आ गया. और आप पाओगे कि मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, और आप पाओगे कि ये जो है, अगर हम इसको 38 ले लेते हैं, अगर आप प्रिसाइजली अगर बात करना चाहो, हालांकि वो भी डिसइंटीग्रेट होता है, ये हाईली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बताना है काफी इतना. सो ये जो न्यूक्लियस है, इसके बारे में क्या कहना है? ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? सो आप देखते हो कि बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ते रहते हैं, जिसमें यूरेनियम, इनफैक्ट न्यूक्लियर की जो बात कर रहे थे, न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज करके एनर्जीज को क्रिएट करते हैं, तो ये बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट कर जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में. हम लोग ये समझेंगे कि कौन सा न्यूक्लियाई डिके करेगा या फिर कंबाइन करेगा, और कौन सा स्टे करेगा. उसके पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को सर्च करने की बात कर रहे हैं. क्या होता है वो तो सभी को पता है, आपको बुक्स में या कहीं भी मिल जाएगा कि कौन एलिमेंट कैसे बिहेव करता है, क्यों करता है. वैसे दैट्स अ कंसर्न. अब देखोगे यहाँ पर एन की पॉपुलेशन बढ़ गई. समझते हैं यहाँ पर क्या था कि जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही न्यूट्रॉन हुआ करते थे. यहाँ पर भी उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन बढ़ गई. किसी भी न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उनके बॉन्डेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या फिर उनका बॉन्डेज वीक हो जाता है? अगर वो उनका बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब वो स्टे करेगा. अगर उनकी बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो फिर आप पाओगे कि वो डिसइंटीग्रेट जल्दी करेगा. सो यहाँ पर देखोगे अपने पास बहुत सारे प्रोटॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे. प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे. बाद में क्या हुआ? न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई. अगर न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो अपने अगर कॉमन सेंस से देखोगे कि, तो आप देखोगे कि न्यूट्रॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो तो वीक होता है, अपने को पता है. और प्रोटॉन का रिपल्शन भी चल रहा होता है. न्यूट्रॉन की अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो आगे जो न्यूक्लियर फोर्स का आइडिया आपने लास्ट क्लास में दिया था, उसको जो हम लोग समझेंगे तो ये पता चलेगा कि इसका बल्कीनेस बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाएगा. और न्यूक्लियस जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज का है. उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो बहुत कम रेंज पे काम करता है. रेंज बढ़ जाता है तो फिर वो उसकी वैल्यू ड्रास्टिकली कम हो जाती है. सो सिंस अगर ज्यादा हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ गए तो ये बल्की हो जाता है. बल्की हो जाएगा तो फिर ये अपने आप को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो ये ब्रेक कर जाता है. सो ये आपके लिए अनस्टेबल होता है, ये अपने लिए स्टेबल होता है. सो स्टेबल और अनस्टेबल को स्टडी करके और उसको अगर ग्राफ में प्लॉट किया जाता है तो कुछ एक ऐसा ग्राफ आता है जो हमारे लिए काम करे, और उसको देख करके हम बता देते हैं कि पॉपुलेशन कैसी लगेगी अपने को न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की. सो ये भी ग्राफ काफी पॉपुलर है, पॉपुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, पॉपुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स. और अगर हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं तो रेफरेंस लाइन कुछ ऐसा बनाया जा सकता है. लेट मी ड्रॉ दिस. ये n इक्वल टू z वाली लाइन है. इसका मतलब है कि n और z बराबर होते हैं. सो आप देखोगे कि जो ये जो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, इनिशियली z और n बराबर रहते हैं. और ये लंबे समय तक z और n बराबर नहीं हो पाता है, फिर आप पाओगे कि उसका कर्वेचर कुछ ऐसा चला जाता है. दैट मींस दे आर इन दिस रीजन. सो जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. दैट मीन्स अगर हायर होने वाला है, आई मीन उसका साइज बड़ा होने वाला है, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आने वाले हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में अगर वो स्टेबल रखना चाहते हो आप, तो उसमें अपने को प्रोटॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स जितना है उससे ज्यादा अपने को न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी. ये तब भी स्टेबल है. अगर आप सपोज करो कि प्रोटॉन की पॉपुलेशन बढ़ाते तो उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाती है रिलेटिवली. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट में वो भी अपना रोल प्ले करना स्टार्ट करता है, या उसका रोल जो है वो भी काउंट होना स्टार्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसका साइज बढ़ गया, न्यूक्लियर फोर्स वीक हो गया होगा और रिपल्सिव फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा. तो प्रोटॉन्स की अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, दैट मीन्स वो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. और अगर स्टेबल रहना भी है तो न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन बढ़ा करके वो रिलेटिवली स्टेबल हो सकता है.
तो हम लोग यूरेनियम जो कि अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू दीज, बट स्टिल स्टे करता है, लेकिन आपको ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसमें प्रोटॉन की पॉपुलेशन ज्यादा हो और न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन कम हो हायर लेवल पे। ऐसे एलिमेंट अपने को डिफाइन करके नहीं दिए गए। लाइक कि ऐसा कोई नहीं दिया गया कि हमारे पास एक एक्स होता है जिसका 143 होता है और 235 होता है। ये अदरवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे प्रोटॉन्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वो ऑलरेडी वीक था, बल्कि था, और प्रोटॉन ने आकर के रिपल्शन की वजह से उसको ब्रेक कर दिया। ग्राफ में आपको ऐसा पूछेगा कि लेट्स से अगर हम एन और जेड का ग्राफ बनाते हैं, एन और जेड का ग्राफ बनाते हैं, हायर लेवल पे जाने के लिए या फिर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अपने को प्रोटॉन का पॉपुलेशन बढ़ाना है या फिर इसका न्यूट्रॉन का पॉपुलेशन बढ़ाना है, या फिर दोनों को सेम रखना है। इवन आप दोनों को सेम भी रखोगे ना, वो भी उतना स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा या डिस्टर्ब कर देगा। गेटिंग दिस? फिर इससे ज्यादा अगर और भी ज्यादा हम इसको इधर लेकर के आते हैं, सपोज के लिए न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो अगेन वहां पर भी बल्कीनेस हो जाएगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो स्टेबिलिटी के लिए एक कंडीशन होती है, और उस कंडीशन को हम लोग याद रख सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अपने लिए जो एन बाई जेड है, ये 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब जेड एन की जो पॉपुलेशन है वो जेड के बराबर होगी, चलेगा, या फिर जेड से बड़ी होगी, और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं हो सकती, तो उसकी अपर लिमिट है रफली 1.6। 1.6 टाइम्स तक जा सकता है। अगर 1.6 से ज्यादा एन आ गया आपके पास, तो फिर उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम बचेगी, और दैट विल बी लीस्ट लाइकली टू बी स्टेबल। ये पॉइंट भी अपने लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरह से काम करा जाएगा। ये रफली है जो अपने को बताता है कि कौन सा न्यूक्लियस पॉपुलेशन के बेस पर स्टेबल और अनस्टेबल होगा। तो अभी हम लोगों ने जो इसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात की है, दैट इज सोलली बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड। उस न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या है पॉपुलेशन के हिसाब से बात की है। अभी हम लोग फोर्स के टर्म में बात करेंगे, और फिर इसके बाद में हम लोग एनर्जी के टर्म में बात करेंगे। इसकी स्टेबिलिटी के बारे में अपने को बात करना है, फोर्स के टर्म में, एनर्जी के टर्म में, और ये नंबर के टर्म में। तीनों में से किसी के टर्म में आपसे पूछ सकता है, और उसके एक्सप्लेनेशन आपसे मांग सकता है, तो आप एक्सप्लेन कर दोगे ना। अगर हम लोग मैकेनिक्स में जाकर के फोर्स के टर्म में बात करें, जो लास्ट क्लास में आपने आंसर दिया था कि ग्रेविटेशन फोर्स इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव होता है, तो वो तो अपोजिट काम कर रहा है, तो एक नया फोर्स की अपने को जरूरत पड़ती है। तो उस फोर्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स की क्यों जरूरत पड़ रही, पहले उसके बारे में लिख देते हैं, ताकि अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि लाइकली है उसका आप आंसर कर पाओ। आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स is too weak to hold them together. तो ये लाइन आपको बताने की कोशिश कर रही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अरेंजमेंट या उसका जो नेचर है वो होल्ड करने वाला है, लेकिन वो होल्ड करा नहीं पाता बिकॉज इट इज टू वीक। इट कैनॉट bind them together because of low magnitude. Then electrostatic force का नेचर ही अपोजिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स, इसके साथ दो ड्रॉबैक्स हैं। पहला, ये केवल प्रोटॉन्स के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन के बीच में नहीं लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं लगेगा। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर ये लगता भी है तो ये रिपल्सिव नेचर का होता है।
electrostatic force between protons is repulsive. So ये होल्ड करने में फेल हो जाता है. Therefore, there is a need of some strong binding force. किसी strong binding force की जरूरत होती है within the nuclei. किसको बाइंड करके रखे? इन न्यूक्लियॉन्स को टाई करके रखे. इसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स. सो नीड कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, वो समझते हैं और फिर ये अपने आप आता है. इस न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. जैसे फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, वी नीड टू नो कि किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, कितना मैग्नीट्यूड कैरी करता है, किस पॉइंट पर एक्ट करता है. सो ये बेसिक सर्च पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग जानना चाहते हैं किसी फोर्स के बारे में. एंड देन वी यूज दैट फोर्स फॉर द पर्पस जहां पर वो अप्लीकेबल होता है. नाउ अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इसका फॉर्मूला अपने पास नहीं है, इसकी डायरेक्शन भी अपने पास नहीं है. सो अभी वो स्टिल आने मीन लाइक रिसर्च पर है, उसके लिए फॉर्मूला भी बनना है. बट यस, कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमारे पास है. क्या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ. सो पहला इंफॉर्मेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स होता है काफी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है. शॉर्ट रेंज फोर्स होने का मतलब है कि ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है और जब उसके रेंज काफी कम होती है तभी ये लगता है. तो अगर मैं ऑर्डर पे लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ, इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. से न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट कर रहा होता है. दैट मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, सभी के बीच में एक्ट कर रहा होता है. और ऑफ कोर्स ये स्ट्रॉन्गर होता है. इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स. व्हाट डज दैट मीन? ये एफएम के ऑर्डर के रेंज पे काम करता है. फेम्टोमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर पर होगा तभी ये काम करेगा. अगर आप सेंटीमीटर्स में रखते हो पार्टिकल्स को तो इसकी वैल्यू 0 होती है. सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया. अगर माइक्रोमीटर पे भी रहते हो, नैनोमीटर पे भी रहते हो, पिकोमीटर पे भी रहते हो, तब भी ये काम नहीं करता है. ये फेम्टोमीटर पे काम करता है. और ये न्यूक्लियस के बीच में काम करता है, फेम्टोमीटर पे काम करता है. इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर. अट्रैक्टिव इन नेचर, दैट मीन्स ये न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है. ऑफ कोर्स अगर उसको बाइंड करना है तो इसको अट्रैक्ट करने की जरूरत होती है. दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट. इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि किसके पास चार्ज है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट्स गोइंग टू बी एक्ट इक्वली बिटवीन द टू. इसकी जो वैल्यू होती है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में सेम वैल्यू, सेम फोर्स लगता है. दैट मीन्स इट डज नॉट डिस्टिंग्विश वेदर इट्स अ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. सो बराबर वैल्यूज का लगता है. Apart from this, one more important point is I think कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो दो प्रोटॉन्स के ज्वाइन लाइन को ज्वाइन करने वाला या दो न्यूट्रॉन्स को लाइन के ज्वाइन करने वाला उस लाइन के अलोंग हो ऐसा जरूरी नहीं है. दैट मीन्स इट इज नॉन सेंट्रल इन नेचर. नॉन सेंट्रल इन नेचर. नॉन सेंट्रल का मतलब अगर एक प्रोटॉन है और लेट्स से एक न्यूट्रॉन है तो ये एक दूसरे को इस तरह से फोर्स से पुल करेगा. नॉट नेसेसरी, इट माइट बी लाइक दिस और इट माइट बी लाइक दिस, इट माइट बी एनीथिंग. व्हिच डायरेक्शन इज वी डोंट नो.
बट व्हाट वी कैन से इज कि ऐसा हो जरूरी नहीं है. सो नॉट सेंट्रल इन नेचर, अनलाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितने भी आपने फोर्सेस पढ़े हैं वो सेंट्रल होते हैं. और इसका एक रफ आइडिया है तो वो मैं स्केच बना करके आपको बताता हूँ. और दैट इज ओनली फॉर क्वालिटेटिव पर्पसेस. सो ये जो फोर्स होता है और डिस्टेंस, जहां पर डिस्टेंस r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, so it goes some sort of this, ऐसा फोर्स होता है. और ये जो डिस्टेंस होती है वो इट्स लाइक 1 2 3 फर्मी पे खत्म हो जाती है, जिसको अगर आप fm पे लिखोगे so it's like 1 fm, roughly 1 fm, 2 fm, 3 fm और something like that. so 2 3 fm के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है. और ये उसका नेचर है. फॉर्मूलाज अपने पास नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है. ये प्रॉपर्टीज बताते हैं कि हर दोनों न्यूक्लियॉन्स को ये बाइंड करके रखता है और इस तरह से रखता है. कॉपी कर लीजिए और 1 मिनट में मैं कंटिन्यू करता हूँ. द पेंसिल इज गोइंग, इसका चार्जिंग खत्म हो गया. एनीवे, कॉपी कर लिया होगा. इस पे कोई कंसर्न आ रहा था बोल सकते हो. अदरवाइज मैग एनर्जी के बेसिस पे इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग किस तरह से रीड करते हैं. अच्छा, इस ग्राफ को देखकर क्या आप ये बता सकते हो कि क्या ये न्यूक्लियर फोर्स है, अगर इस ग्राफ को हम लोग वैलिड मानते हैं, क्या ये हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा या फिर रिपल्सिव भी होगा? So if this graph is given to you and it is asked whether this graph shows force which is always attractive or always repulsive or sometime attractive, sometime repulsive. So by looking at this graph, can you say something about this? Both. Okay. So you say कि sometime attractive, sometime repulsive. Then how you decide कि अगर आपको ग्राफ दिया होगा तो फोर्स का नेचर कैसा है? So when we say looking at this kind of graph, when we say it is attractive or it is repulsive, what's the criteria? It's a simple point, I'm just asking. Good. So आप कैसे डिसाइड करते हो? हालांकि मैंने इस पे देखो लिखा हुआ है कि अट्रैक्टिव इन नेचर है. इसका मतलब ये बाइंड करके रखता है और उस बाइंडिंग के लिए अट्रैक्टिव इन नेचर है. ऑफ कोर्स उसको उसकी जरूरत थी, लेकिन ग्राफ को देख करके अपने को क्या बोलना है? अपने को कुछ ऐसा बोलना है कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, जब कभी फोर्स पॉजिटिव होता है, ये जनरल रूल है और हर जगह वैलिड मिलता है, हम लोग इसको इसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि जब फोर्स पॉजिटिव है इसका मतलब वो रिपल्सिव है.
और जहां पर फोर्स नेगेटिव है, दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स ड्रॉ कैसे किया गया है? कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया कि एक अपने पास प्रोटॉन था, एक अपने पास न्यूट्रॉन था, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया गया है और फिर उसको प्लॉट करके बताया गया कि कितना डिस्टेंस पर दो न्यूक्लियॉन्स होंगे। तो कई बार आपसे पूछ सकता है व्हाट इज दिस आर? सो आर इज द सेपरेशन बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स। अगर दो न्यूक्लियॉन्स पास पास होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, तो एक्सेप्ट नहीं करता है। अब देखोगे कि 1 FM से छोटा डिस्टेंस होना भी तो बहुत डिफिकल्ट स्टोरी है। सो के बीच का डिस्टेंस रहेगा कि इस वाले जोन पे रहेगा कहीं, सो वहां पर इनका अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो बाइंड करके रखेगा। लेकिन जब ज्यादा न्यूक्लियॉन्स एक साथ आ जाते हैं, ज्यादा न्यूक्लियॉन्स आ जाते हैं, तो आप देखोगे कि जो जिससे डिस्टेंस बन जाती है, तो फिर फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। सो विद इन फ्यू FM इसकी जो वैल्यू है वो टेंडिंग टू जीरो चली जाती है। दैट मीन्स बहुत वीक हो जाता है। इसीलिए आप ये बोलोगे कि ये जो प्रीवियस स्लाइड में दिखाया गया, अगर हमारे पास ज्यादा प्रोटॉन्स आते हैं या फिर ज्यादा न्यूट्रॉन्स आते हैं या फिर इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाला न्यूट्रॉन था, इस वाले न्यूट्रॉन से ज्यादा स्ट्रांगली टाई नहीं कर पाएगा, तो बाहर वाले न्यूट्रॉन्स को कम बाइंडिंग फोर्सेस मिलेंगे, तो डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं, अलग जा सकते हैं। सिमिलरली प्रोटॉन्स के साथ भी वही होगा। और इस फोर्स की जो खास बात है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा है या न्यूट्रॉन्स के बीच में लग रहा है। अनलाइक कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसके लिए चार्ज चाहिए, दैट मीन्स वो प्रोटॉन्स के बीच में ही लगेगा, न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के बीच में नहीं लगेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, नॉन सेंट्रल नेचर पर है। नॉन सेंट्रल फोर्सेस में आप ये पाओगे कि इसकी डायरेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और उसको पता कर पाना अपने लिए चैलेंज है, काफी बड़ा चैलेंज है। और शॉर्ट रेंज होते हैं, फ्यू FM के बाद इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है और ये निग्लिजिबल हो जाता है। तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब है स्टेबल वही होगा जब हम न्यूक्लियॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक अट्रैक्टिव नेचर का पाएंगे। Good. इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि इसी स्टेबिलिटी को, किसी भी न्यूक्लियॉन्स की स्टेबिलिटी को हम लोग एनर्जी के टर्म में कैसा बात करेंगे। तो अगर अपने को एनर्जी के टर्म में बात करनी है, तो अपने को ये देखना होगा कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। दैट मीन्स ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को कितना स्ट्रांगली बाउंडेड है। अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, देन वी विल से कि वो ज्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई, देन वी विल से कि वो कम स्टेबल है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी कैसे आती है वो समझते हैं। तो उसके लिए एक जो टर्म डिफाइन होता है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो समथिंग इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को हम लोग डेल्टा एम से लिख सकते हैं। नाउ लेट्स से अपने पास Z है या X है, ZA। इसको आप देखोगे तो इस पे Z प्रोटॉन्स होंगे, और अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें केवल, तो N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर मैं इस तरह से लिखता, सो क्या हमने ये लिखा हुआ कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, X न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पर Z प्रोटॉन्स है। अगर हम Z को मल्टीप्लाई करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन से, मास ऑफ प्रोटॉन से, so this will be the total mass of the protons in the nuclei, and this is going to be the total mass of neutrons in the nuclei। और हम केवल न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये न्यूक्लियस का मास आ जाएगा? जैसे आप जानते हो कि आपके बकेट पर अगर आपका एक 2 kg का बॉल पड़ा हुआ है और एक 5 kg का बॉल पड़ा हुआ है, तो टोटल मास कितना अवेलेबल है? तो आप बोलोगे 2 + 5, एज सिंपल एज एनीथिंग, इजंट इट? सो अगर हम उसी क्लासिकल थॉट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो अपने को ये पता चलेगा कि दिस शुड बी द मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब इसी को हम लोग अगर वेरीफाई करें एक्सपेरिमेंटली, तो अगर तो मेजर करते हो, लेट्स से कि आपने कोई वेइंग मशीन या फिर जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट था, इसको मेजर किया, उसकी एक रीडिंग आई, एंड लेट्स से दिस इज द रीडिंग। सो दिस रीडिंग इज द वेइंग मशीन रीडिंग। ये आपका कॉन्सेप्ट है कि वो कंस्टिट्यूएंट से कैसे मिलके बना था, और ये आपकी रीडिंग आ रही है।
सो ये मेजर्ड मास कह सकते हो आप, मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियाई। अगर आप न्यूक्लियाई का मास मेजर कर रहे हो, सो न्यूक्लियाई का जो मेजर्ड मास आएगा, तो वो कैसे हम लोग उससे एक्चुअली हम न्यूक्लियस को निकाल के मेजर तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एटम है, कुछ प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स, हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर तो हटा नहीं सकते हैं। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर सकते हैं। अगर नहीं इग्नोर करते तो उनको काउंट करना पड़ेगा। तो कैन वी से कि दिस इज गोइंग टू बी मास ऑफ एटम माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम का मास और इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने को न्यूक्लियस का मास मिलेगा। तो करते हैं एटम का मास मेजर करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स के मास को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये नंबर अपने को मिल जाता है। सो दिस नंबर इज गोइंग टू इंडिकेट द मास व्हिच इज measured. This number is going to indicate this thing together. This is indicating the mass of constituents. तो अगर हम क्लासिक से रिलेट करें तो ये वही केस होगा जो मैंने अभी पिक्चर बनाया था। आपके पास दो बॉल्स थी, उनका मास आपने अलग अलग मेजर किया, फिर कंबाइन करके मेजर किया, तो दोनों वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये नंबर और ये नंबर बराबर आने चाहिए? बिल्कुल बराबर आने चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एंड यू मस्ट बी नो कि कौन सा नंबर बड़ा होता है। सो इसमें से एक नंबर बड़ा होता है और दूसरा नंबर कम होता है, तो मास में डिफरेंस आ जाता है। दैट मीन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग आप रख करके मेजर करो और फिर उनको न्यूक्लियस में कंबाइन होने के बाद मेजर करो, दोनों के मासेस अलग अलग आएंगे। एंड इफ यू आर फॉलोइंग फ्रॉम द बेसिक्स देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि अभी तक जो हम लोग यूज करते थे मास कंजर्वेशन, हियर इट इज नो मोर वैलिड, and we will find that these two numbers are not identical. Do you know which number is more? Whether this constituent mass or whether this measured mass? इसको हम लोग बोल सकते हैं constituent mass. Mass of constituent और constituents जिससे मिलकर के बनाए न्यूक्लियस, उनका मास और न्यूक्लियस का खुद का मास। Any idea? You must have idea because यहीं से तो उसकी बाइंडिंग के बारे में पता चलेगा। Mass of atom measured, you mean to say mass of atom means measured mass? ये अपने का measured nucleus mass है और this is constituents mass है। So प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अगर आपने न्यूक्लियस से अलग सेट रखा तो उनका मास ये था, या तो ये था। Voice is breaking, maybe because of fluctuations either from my side or maybe from your side. So मैंने पूछा कौन सा मास ज्यादा होगा, है ना? ऐसे ही बोला था ज्यादा के बारे में। Which mass is more? So अगर more का अपने आंसर मेजर दिया है तो कुछ गड़बड़ बोला है। Actual mass of this. So okay, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग भी जस्टिफाई करेंगे, समझेंगे। हाँ, सो नाम इसको अलग अलग देते हैं, कुछ एक्चुअल, कुछ देन इसको आप मेजर्ड मास को आप एक्चुअल मास भी बोल सकते हो, क्योंकि ये अपने को मेजर करके मिलता है एक्चुअली, और ये उसके कंस्टिट्यूएंट्स का है, कंस्टिट्यूएंट्स का है। सो थोड़ी सी सरप्राइजिंग पॉइंट है, इसलिए मैं आपसे ओपिनियन ले रहा था कि अगर आपके पास पार्टिकल्स हैं दो, उनका मास देखो अलग अलग, और फिर दोनों मिलकर के एक सिंगल बॉडी बन जाए तब मास देखो, तो ये जो मास आता है और ये जो मास आता है वो अलग अलग आ रहा है। ऐसा न्यूक्लियस पे होता है। पहली बात तो ये कि मास कंजर्वेशन जैसी चीज नहीं है, ये हम बोलेंगे। सो m1 इज नॉट इक्वल टू m2। अगर m1 m2 इक्वल टू नहीं है तो अपना जो बेसिक क्लासिकल लॉ है
जिसमें हम लोग मास कंजर्वेशन यूज करते थे, तो वहां पर वो वैलिड था क्योंकि वो चलता है साइज उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से। यहाँ पर नहीं। आप पाओगे क्या होगा, उसके जो कंस्टिट्यूएंट का मास होगा वो ज्यादा होगा, और जो मेजर्ड मास आएगा ना वो कम हो जाएगा। कंस्टिट्यूएंट्स का मास, दैट मीन्स अगर प्रोटॉन्स से न्यूट्रॉन्स को अलग अलग आप मेजर करते हो, एंड दैट विल बी मोर। और जब आपने उसको न्यूक्लियस में मेजर किया एक साथ दोनों को, यू विल फाइंड उसका मास कम हो जाता है। इसका मतलब कुछ मास रिड्यूस हो गया। सो जो मास रिड्यूस हो जाता है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। So mass defect is the difference in the masses of constituents and the nucleus. तो फिर आपको लगेगा कि ये जो मास, हाँ वो लैंग्वेज को अपने को ध्यान से देना है। यहाँ पर मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज पे बात कर रहा हूँ। मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एंड मेजर्ड मास। अब आप इसको एक्चुअल किसको बोलते हो ये डिपेंड कर सकता है। ये जिससे मिलकर के बना उनका मास है, और ये मेजर्ड है जो आप मेजर करते हो। एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियाई अगर कोई बोलेगा तो एक्चुअल मास हम लोग इसको बोलेंगे फिर सेकंड लेवल पे जो इंटरप्रिटेशन आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का मास बोला जा रहा है तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसका मास है। ये तो कंस्टिट्यूएंट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को बनाया था। एक बार न्यूक्लियस बन गया तो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास इज मेजर्ड मास। सो अगर आपसे पूछता है कि एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस बताइए, दैट मींस इट इज द मास व्हिच वी कैन मेजर। और जिससे मिलकर के न्यूक्लियस बना हुआ है उनको हम कंस्टिट्यूएंट मास बोलेंगे। दैट मींस मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब जिससे मिलकर के बना है उसका मास। सो कंस्टिट्यूएंट मास ज्यादा होता है, ये मास कम होता है, दैट मींस कुछ मास चला जाता है। और कहाँ ये मास गया, यही मास हमको मास डिफेक्ट कहलाता है। और जितना ये मास डिफेक्ट आएगा तो आप पाओगे कि एक फॉर्मूला जो बहुत पॉपुलर है, E = mc², वो बताएगा कि जो मास गया वो गया कहाँ। दैट मास हैज गॉन इनटू बाइंडिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। दैट मींस दैट मास हैज क्रिएटेड द बाइंडिंग एनर्जी, और वही बाइंडिंग एनर्जी उसको बाउंड करके रखता है। सो यहाँ से हम फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने के बाद। सो लेट मी रीड यू, हैव रोट समथिंग। सर एक्चुअल मास रिफर्स टू कंस्टिट्यूएंट मास और मेजर्ड मास। एक्चुअल मास के आगे आपको लिखना पड़ेगा किसका, तो जल्दी हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यही मीनिंग होगा एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। So actual mass of nucleus is going to be the mass that we are going to measure for the nucleus. क्योंकि कंस्टिट्यूएंट्स मिल करके न्यूक्लियस को बनाया था, तो कंस्टिट्यूएंट वाज स्टोरी ऑफ पास्ट। अब वो न्यूक्लियस है तो मास हम न्यूक्लियस का मेजर कर रहे हैं, तो एक्चुअल वर्ड इसके लिए यूज करते हैं अगर न्यूक्लियस वर्ड यूज किया है, और कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो मिलकर के बना हुआ। फिर आपने लिखा है अगर हम कभी भी मेजर करेंगे मास तो हमें मेजर्ड मास ही मिलेगा। यस, जब कभी हम मेजर करेंगे तो हमको मेजर्ड मास ही मिलेगा। फिर हमने मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट निकाला कैसे, ओके दैट्स अ गुड पॉइंट। सो अब देखो मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट कैसे हमने निकाला। हमने ये लर्न किया था जो बेसिक में स्टार्टिंग में कि हमारा न्यूक्लियस बना कैसे होता है, तो हमको पता चला उस पे जेड प्रोटॉन होते हैं, जेड न्यूट्रॉन होते हैं, इसी से मिलके बना है। तो इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट का मतलब किससे मिलके बना है। सो अगर जेड प्रोटॉन मिलते हैं, जेड न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो प्रोटॉन्स का टोटल मास कितना हो जाएगा। एक प्रोटॉन का मास होता है mp, तो जेड प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, जेड mp। एक न्यूट्रॉन का मास होता है mn, सो जेड n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, mn into n। सर पर वो mp और mn निकाला कैसे थे। mp और mp तो मास ऑफ प्रोटॉन है, दैट वी नो। mn इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट वी नो। पता होने को निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये तो अपने को पता है। देखो ये अपने को चीज बेसिक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो तो अपने को दिया जाता है, स्टैंडर्ड है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, दैट इज स्टैंडर्ड है। तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर के निकाला है। इनको मेजर नहीं करेंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मेजर नहीं करेंगे। ये दीज आर 1 AMU या फिर इनकी जो 1.6 into 10⁻27 kg के वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड है। सो वी नीड टू टेक दैट एज ए स्टैंडर्ड। तो इनको अपने को मेजर नहीं करना है। तो कंस्टिट्यूएंट में मतलब अगर प्रोटॉन्स हमको पता है
न्यूट्रॉन्स पता है, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इनका टोटल मास कितना रहा होगा कंबाइंड टुगेदर बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन्स मास एंड न्यूट्रॉन्स मास? तो प्रोटॉन का मास अपने को स्टैंडर्ड पता है, न्यूट्रॉन का मास स्टैंडर्ड पता है, इलेक्ट्रॉन का मास स्टैंडर्ड पता है, इनके चार्जेस पता है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं, उसको नहीं मेजर करते हम लोग। हाँ, न्यूक्लियस का कितना मास है वो अपने को स्टैंडर्ड नहीं पता है, तो अपने को मेजर करना होगा तो किसको मेजर करेंगे? न्यूक्लियस को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियाई। सो न्यूक्लियाई इज अ पैकेट ऑफ दीज न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। तो उसके लिए हमने बताया कैसे मेजर करोगे, आप एटम को मेजर करो, और फिर इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता रहता है, और इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन भी पता है। सो ये आप बेसिकली आपने ये मेजर किया था प्रोसेस, उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दिया, तो एटम के मास से अगर इलेक्ट्रॉन का मास चला गया तो क्या न्यूक्लियाई का मेजर्ड मास अपने को पता चल गया। और फिर हमने ये सोचा कि ये न्यूक्लियाई जिससे मिलके बना हुआ था, अगर उनके मास को हम जोड़ करके ऐड करके देखें तो ये आता है, और अपने क्लासिकल थॉट से ये दोनों बराबर होने चाहिए, बट ये बराबर नहीं आते। और यही इसके पीछे आइडिया है जो अपने को बताता है कि न्यूक्लियस कैसे स्टेबल होता है। इसी को नाम देते हैं मास डिफेक्ट। शॉर्ट आउट हुआ या अभी भी कोई कंसर्न बाकी है? शॉर्ट आउट होना चाहिए, बहुत सिंपल बात है। इसलिए कि आपको मैंने आपको एग्जांपल भी, दो बॉल्स है, उन दो बॉल को अलग से मेजर करो, फिर दोनों बॉल मिला करके कोलाइड करके एक सिंगल बॉल बन जाती है। अगर दो बॉल मिल करके एक सिंगल बॉल बन जाती है तो फिर उसका मास मेजर करो। बॉल का इसलिए बॉल लेके उसका मास आप मेजर कर सकते हो। तो जब वो अलग अलग थे तो टोटल मास, और जब एक साथ है तो टोटल मास, फिर दोनों को कंपेयर करो तो अपने थॉट से दोनों बराबर आने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है न्यूक्लियस के केस में। सो जो डिफरेंस आ रहा है उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। सो अगर आपसे एक्चुअल मास बोलेगा, न्यूक्लियस का बोलेगा, तो ये कंस्टिट्यूएंट से किससे मिलकर के बना है वो ये। एनीवे, सो मास डिफेक्ट कैसे लिखते हैं? मास डिफेक्ट लैंग्वेज में लिख देता हूँ, इट इज डिफरेंस बिटवीन measured mass of nuclei, measured mass of nuclei, and mass of constituents of nuclei। ये लैंग्वेज अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियाई, मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। सो आइडिया इसकी जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं पास पास तो मिलने के बाद उनका मास कम हो जाता है, टोटल मास कम हो जाता है, कंबाइंड टुगेदर का मास कम हो जाता है। और मिलने से पहले जो मास था और बाद का मास है वो बदल गया। दैट इज बेसिकली प्लस की कितना मास डिफेक्ट है वो। इसके बाद हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो डेल्टा एम अपने को निकालना है, डेल्टा एम, सो डेल्टा एम की वैल्यू ये आपसे कई बार निकलवाएगा क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोग क्या, वो आपको ये मेजर्ड मास दे देगा, क्योंकि ये आप तो निकाल नहीं पाओगे, वो तो आपको दे देगा। या तो न्यूक्लियस का डायरेक्ट मास देगा या फिर एटम का मास देगा। एटम का देगा तो हम इलेक्ट्रॉन्स का मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये आपको नहीं देगा तो अपने को Z पता करना होगा, पता रहेगा, N पता करना होगा, नोन हो जाएगा। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मास दे सकता है आपको, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए रहेंगे, तो सारी वैल्यूज को रख करके हम पता कर सकते हैं। सब लोग बोलेंगे कि मास दैट यू आर गोइंग टू मेजर, तो ये जो M बताया गया ये आपने न्यूक्लियस का मास लिखा है, माइनस उसके कंस्टिट्यूएंट्स के मास। कंस्टिट्यूएंट के मास आएगा Z इंटू MP प्लस N इंटू MN। कई बार क्या होता है M1 और MP को हम बराबर बराबर ले सकते हैं, बट जब वो आपको वैल्यूज देगा तो अलग अलग देगा, तो जैसा भी देगा तो आप उसको यूज करना है। प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन, प्रोटॉन की पॉपुलेशन, और मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई लगेगा। अगर वो आपको न्यूक्लियाई का देता है डायरेक्टली यूज करो, एटम का देता है तो फिर इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करके करो।
So this mass defect is going to be very important for us. और इस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इस पे कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्ट करेगा, और बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आएंगी क्योंकि ये नंबर आपको देने वाले हैं और एटम देने वाले। जैसे उसने बोला कि C1612 है, इसका मास डिफेक्ट बताइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 6 प्रोटॉन्स थे उनका मास, 6 न्यूट्रॉन थे उनका मास, माइनस जो आप मास हमको दे रहे हो C612 का, वो ये मास डिफेक्ट हो गया। कैन यू थिंक ऑफ, कैन यू रिलेट इट? और क्या अभी भी आपको भारी लग रहा है तो वो भी बता सकते हो। और ये डेल टाइम निकल करके आ गया अपने को, इस डेल टाइम को हम यूज कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी एक्सपेक्टेड होगी क्योंकि वो ये C का वैल्यू देगा, ये जो डिफरेंस आता है बहुत कम आता है, ऐसा भी नहीं कि लाइक बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए वेरी वेरी स्मॉल। कई बार वो डेसिमल से नहीं आएगा, डेसिमल के बाद 0 करके कुछ आएगा, लेकिन जो भी आएगा हमको प्रिसाइजली कैलकुलेट करना है क्योंकि वो छोटा सा नंबर ही हमारे लिए एनर्जी क्रिएट करने वाला है। सो अगर आपको न्यूक्लियस का सिंबल देता है तो आप इसको निकाल सकते हो, और वो मोस्टली क्या करेगा, न्यूक्लियस का मास ना देकर के एटम का मास देगा, क्योंकि एटम का मास हमको पता रहता है, तो उसमें हम Z और Me को भी यूज करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। Correct. आपने कुछ और भी लिखा, but how actually they identified that what is the mass of proton or neutron? Oh, so that's very fundamental questions. Like जब किसी ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, तो उस तरह से उनके मासेस को भी आइडेंटिफाई किया गया। उसके पीछे आप उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ सकते हो, एंड दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस, दैट इज ओनली फॉर रिसर्च और पूरा पुरानी चीजों को आपको समझने के लिए। इट्स जस्ट लाइक कि हम ग्रेविटी की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू उतना क्यों लेते हैं, पाई की, और मे बी लाइक E जो चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कैसे आया। सो दीज आर लाइक स्टैंडर्ड वैल्यूज, और उनके ये एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करके एक्सेप्ट किया जाता है। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस को, इवन हम न्यूक्लियस को, एटम को नहीं मेजर कर सकते, प्रोटॉन को मेजर करना तो बड़ी बात होती है। और इट्स जस्ट लाइक स्पीड ऑफ लाइट को हम 3 × 10⁸ कैसे पता करते हैं। लेकिन एक बार पता होने के बाद अपना कंसर्न ये नहीं है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास कैसे पता किया, अपना कंसर्न ये है कि इनको हमको एज ए स्टैंडर्ड यूज करना है। पेपर में हालांकि वो वैल्यूज आपको देता है, बट यू शुड बी नोइंग कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। उसको कैसे पता किया गया है, ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट्स हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स पे आप डीप पे जा सकते हो। एज ऑफ नाउ वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। क्या रिलेवेंट है दिस? चलेगा। यहाँ से अपने को मास डिफेक्ट पता चला। एक बार मास डिफेक्ट अपने को समझता है तो हम ये बता कर सकते हैं कि कितना बाइंडिंग एनर्जी रही होगी, और एक बार बाइंडिंग एनर्जी मिलता है तो उसके बारे में लोग बात कर सकते हैं। फिर स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है वो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, और इसी के आगे जो Q वैल्यू आएगी, ये तीनों नंबर्स कैलकुलेशन करवाता है, और कैलकुलेशन आपको केयरफुली करना होता है। आइडियाज मैंने आपको बताए हुए, आप कर सकते हो। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी, अब देखो कॉमन सेंस से समझो। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था, ये मिलकर के एक इन्होंने एटम बनाया या फिर न्यूक्लियाई बनाया, ये न्यूक्लियाई बनाया, और भी मैं लेमैन से समझाता। तो आपने इसका मास लिखा, इसका मास देखा है, इसका मास देखा, इन दोनों का कंबाइंड मास इसके बराबर नहीं आया, तो मास कहीं चला गया। अब ये मास कहाँ जाएगा, आप अगर बेसिक से समझते हो तो आपको ये पता चलता है कि जो मास है वो कहीं जाता नहीं है। मास तो कंस्टिट्यूएंट होता है ना, मतलब उसका कंटेंट होता है, तो कंटेंट कहाँ पे चला गया, ये तो बड़ी बात होगी कि अगर हमारे ये सिस्टम था, ये पहले अलग अलग थे, फिर कंबाइन हो गए, कंबाइन होने से मास डिसअपीयर हो गया। यहाँ पर फिर ये आता है कि जो आइंस्टाइन का इक्वेशन था E = mc², तो जो मास हमारा था जो गायब हुआ है वो बेसिकली किस पे कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी पे कन्वर्ट हो गया, और ये एनर्जी इन दोनों न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखा है। अब इन दोनों न्यूक्लियॉन्स को अलग नहीं होने दे रहा है, इट इज नॉट अलाउिंग दीज टू न्यूट्रॉन्स टू सेपरेट, और दीज टू न्यूक्लियॉन्स टू सेपरेट, उनको बांध करके रखा हुआ है, तो ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। जितना मास का डिफरेंस आएगा उतना E स्ट्रांग होगा, उतना वो ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करके रहेगा,
उनको उनको ब्रेक करना उतना डिफिकल्ट होगा। अगर आप इसको वापस इस पे ब्रेक करना चाहते हो, वापस ब्रेक करना चाहते हो, तो आपको जो ई यहाँ पर है उसी ई के अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, सो दैट वो डिटैच हो जाएंगे, फिर अपने वो मास पे वापस आ जाएंगे। सो जब ये कंबाइन करते हैं मास गायब होता है, जब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जब आप उसको एनर्जी देते हैं तो फिर से मास प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो मास डिफेक्ट है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द बाइंडिंग एनर्जी, और वो बाइंडिंग एनर्जी हमारे काम की है। और ये लॉजिकली कनेक्टेड है, ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको हम लोग कनेक्ट ना कर पाए, अगर आप इसको ध्यान से समझते हो तो। सो वी कैन से मास डिफेक्ट, और या फिर ऐसा लिखते हैं एनर्जी, शॉर्ट में लिखना चाहें तो एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू mass defect is known as binding energy. Of nuclei. तो किसी भी न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग होती है। सो बाइंडिंग एनर्जी अगर आप लोग लिखते हैं तो BE लिख सकते हैं, BE फॉर बाइंडिंग एनर्जी। दिस बाइंडिंग एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा एम द मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर। नाउ डेल्टा एम अपने को पता चल गया कहां से, सी द प्रीवियस स्लाइड। वी गॉट टू नो कि कितना डेल्टा एम आने वाला है, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट के लिए सारी वैल्यूज आपको देगा, वहां से हम लोग मास डिफेक्ट पता कर लेंगे, फिर C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। C इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अपने को पता होता है, वो भी स्टैंडर्ड है, उसके लिए वरी नहीं करना कैसे मेजर किया गया। एंड उनको मल्टीप्लाई करोगे अपने को जूल में आंसर आ जाएगा, अगर आपने डेल्टा एम को केजी में लिया हुआ है। फिर आप देखो केजी तो बड़ा यूनिट होता है, ये छोटे छोटे नंबर है, तो हम लोग इसको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगेन सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन आपको यूज करनी है, दैट्स ऑल। तो आप क्या करोगे कि जब डेल्टा एम को कैलकुलेट कर रहे होगे यहाँ पर, तो ये जो नंबर देगा, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन को आपको कैसा देगा, मास ऑफ प्रोटॉन को AMU के टर्म में देगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन को AMU के टर्म में देगा, मास ऑफ न्यूक्लियाई को AMU के टर्म में देगा। तो इनको हम लोग AMU के टर्म में कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सो सारी यूनिट आपको AMU के टर्म में देगा, आपको सिंपली रखना है और सिंप्लीफाई करना है, अपने को आंसर मिल जाएगा। और अगर से हम एनर्जी निकालना चाहते हैं तो अपने को डेल्टा एम केजी या ग्राम में चाहिए होगा, तो हम अगर इसको भी AMU में लिखना चाहें और C की वैल्यू रखना चाहें तो ये कन्वर्ट होकर के बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन बनता है, जिसको आपको याद रखना है। E की जो वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो आती है, आप डेल्टा एम निकालो किसमें, AMU में, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 931.5। 931.5 अगर आप रखोगे तो ये बन जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली आपसे पूछेगा, सो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी डायरेक्टली मिल जाएगी। इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें वो बाइंडिंग एनर्जी आपसे पूछता हुआ नजर आएगा, और निकालना क्वाइट इजी है वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। क्या करने का, वो आपको बोलेगा जैसे कि कार्बन 612 की बाइंडिंग एनर्जी बताइए, तो अगर उसने कार्बन 612 की बाइंडिंग एनर्जी बताने को पूछा, मैं आपको इसका क्वेश्चन भी करवा देता वैल्यूज को पता करके। सो अगर कार्बन C612 की एनर्जी बताना है तो अपने को पहले उसका मास डिफेक्ट पता करना पड़ेगा। एक बार अपने को मास डिफेक्ट पता चल गया और फिर उसको AMU में पता करना पड़ेगा, जो कि मोस्ट लाइकली अपने को AMU में दिया जाएगा। फिर उसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ये नंबर कैसे है इसको हम पता भी कर सकते हैं। AMU की एक वैल्यू होती है, उसको यहाँ पे रखिए और C स्क्वायर की वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर वो जूल में आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो फिर ये नंबर बनकर क्या आता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं कि जो 1 AMU होता है, 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर AMU में आप C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इससे मल्टीप्लाइड हो, तो ये 931.5 बन जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको बचे हुए टाइम में आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आपके माइनर ये जो इश्यूज है, डिलेमाज हैं, वो दूर हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि ये बाइंडिंग एनर्जी
किस तरह से हेल्प करती है उसको बाइंड करने के लिए, न्यूक्लियस को बाइंड रखने के लिए। और हम बता सकते हैं कि कोई न्यूक्लियस कब तक ब्रेक नहीं करेगा, और जब तक ब्रेक नहीं करेगा जब तक उसको बाइंडिंग एनर्जी के बराबर आप एनर्जी नहीं दोगे। उससे ज्यादा एनर्जी आपने दे दिया तो फिर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो सकते हैं, तो वो बोलेंगे कि वो सेपरेट हो गए और आपका जो न्यूक्लियस था वो ब्रेक हो गया। आपने कुछ लिखा हुआ है, इज इट लाइक दैट पी एंड एन कंबाइंड सम ऑफ देयर मास गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियस? यस, एग्जैक्टली दैट इज द लाइक, कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जब कंबाइन करते हैं तो उनका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वही मास उसकी एनर्जी बनाता है, और वही एनर्जी उसको बाइंड करके रखती है। उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सेम हैपेंस इन रिलेटिव मास। रिलेटिव मास, आई डोंट नो रिलेटिव मास का यहाँ पर क्या जिक्र है? ये जो मास होता है ये आपका एक्चुअल मास है, जो स्टैंडर्ड मास है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, और मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियाई हो। रिलेटिविस्टिक मास के बारे में अगर आप बात करना चाहते हो, रिलेटिविस्टिक मास, अच्छा ओके आई गॉट इट। आप कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हो कि अगर किसी मास को हम लोग हाई एनर्जी से चलाते हैं तो वो रिलेटिविस्टिक मास बनता है। उसको रिलेटिव ना बोलकर रिलेटिविस्टिक बोलते हैं। तो वो, हाँ यस, वहां पर भी जो मास है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, बिल्कुल ये चल रहा होता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और अगर किसी भी मास को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चला देते हो तो मास जीरो हो जाता है, उसका जो रेस्ट मास है वो जीरो हो जाता है। सो अगर आपका जो पेन और पेंसिल या बुक और टैब और कंप्यूटर है, अगर स्पीड ऑफ लाइट से चला दो ना, इसका रेस्ट मास जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स इंटायर मास हैज गॉन इनटू व्हाट, एनर्जी। लेकिन वो दूसरी तरह की एनर्जी आती है, वो उसको बाइंडिंग में नहीं यूज हो रहा है, वो वेव वाली एनर्जी में, लाइट वाली एनर्जी में, फोटॉन्स वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मास के डिफेक्ट की वजह से, वो बाइंड करने में यूज हो रही है, एक अच्छे कॉज के लिए जा रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इसकी वैल्यूज को मैं आपको देता हूँ, वो आपको एग्जैक्टली वैल्यू देगा। सो फॉर C12 इसी के बारे में बात करते हैं। फाइंड पहला मास डिफेक्ट। तो आपसे बोलेगा इसके लिए मास डिफेक्ट पता करो, तो केवल ऐसा बोल देगा तो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें तो आपको पता नहीं है ना। तो फिर बोलेगा कि एटम का मास कितना है। सो ये नंबर्स मैं आपको देता हूँ किसी स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर के। मास ऑफ, तो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, ये वो आपको पेपर में देगा, उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं, याद भी नहीं रखने की जरूरत है। ऐसा बोलेगा मास ऑफ C612 इज इक्वल टू, वो कितना देता है अपने को बस वही यूज करना है, 12.0000 AMU है। AMU को शॉर्ट में कई बार यू लिख देते हैं, AMU लिख देते हैं। सो ये मास ऑफ एटम है, दिस एटम, वो क्लियर करेगा कि मास ऑफ एटम है। फिर अपने को मास ऑफ प्रोटॉन लगने वाला है, तो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू भी मैं आपको दे देता हूँ, इट्स लाइक 1.0078 AMU है। इसमें डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है ना वो सारे हमारे काम के। फिर आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन देगा, 2-4 बार आप यूज करोगे तो आपको ये नंबर याद भी रह जाएंगे। ये 1.0087 AMU है, थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास। तो आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन वो दे रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन भी दे रहा है, मास ऑफ एटम भी दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन के मास को हम इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं, इग्नोर दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि जब एटम को आपको कैलकुलेट करना होता है या दिया होता है तो इलेक्ट्रॉन के मासेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो अगर वो इलेक्ट्रॉन का मास आपको AMU में नहीं देता है तो फिर आप उसको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास वैसे ही बहुत कम होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इग्नोर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन वैल्यूज के यूज करके क्या मास डिफेक्ट आप हमको बता सकते हो? आई एम वेटिंग। और अगर आपने
लिखा बना है तो आप इसका आंसर जरूर निकाल सकते हो कि मास डिफेक्ट कितना आने वाला है। एंड देन यू विल गो टू नो कि कंस्टिट्यूएंट्स क्या थे और मेजर्ड मास कितना बताया जा रहा है और फिर मास डिफेक्ट आएगा। एक आंसर आ रहा है 0.099। सभी को ट्राई करना चाहिए और एक बार आप ट्राई कर लोगे तो फ्यूचर में आपको याद रखना आसान होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है वो चाइल्डिश टाइप की, बट अपने को केयरफुली करनी होती है। तो जितने भी रिस्पॉन्सेस आई कैन सी वो 0.090 के आसपास बताया जा रहा है। AMU में, यस AMU में ही है तो आपको AMU में आंसर करना है। सो कैन आई एक्सपेक्ट कि सभी लोग ये निकाल पाएंगे? तो आप देखोगे कैसे लिखने वाले हैं, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट में अच्छा मैंने मास डिफेक्ट का फॉर्मूला कैसे लिखा था, आप लोगों ने माइनस साइन दिया है। ये इसको अब लोग रिवर्स कर लेते हैं क्योंकि डिफेक्ट है, आप माइनस में भी लिख सकते हो प्लस में भी लिख सकते हो। तो आप चाहो तो इसका मॉड भी लगा लो क्योंकि हमको माइनस को लेकर के कुछ करना भी नहीं है। और जैसा कि मैंने ये बोला था कि इसकी पॉपुलेशन ज्यादा, इसका वैल्यू ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तो आप इसको रिवर्स कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमको पॉजिटिव आंसर लगेगा, पॉजिटिव आंसर लगेगा। यहाँ पर माइनस का कोई खास मतलब नहीं आने वाला है, माइनस सिंपली ये बोलेगा कि इतना डिफरेंस है। डेफिनेशन में हम लोगों ने डिफरेंस लिखा था। और जब कभी आप ऐसा, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब कभी आप ऐसा रखोगे तो आपका आंसर हमेशा निगेटिव आएगा, तो उस निगेटिव को आपको कैसे ट्रीट करना है वो भी अपने को देखना पड़ेगा। सो अगर आप निगेटिव से गेट रेट पाना चाहते हो तो इस पर एक माइनस लगा देने का। हाँ सो हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज ही लिखते हैं, ज्यादा उस पर वो नहीं करते। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मॉड में लगा देता हूँ, आप भी यहाँ पर मॉड लगा लो। और कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, ऑफ कोर्स मॉड इसलिए लगाया गया क्योंकि ये नंबर, पीछे वाला नंबर बड़ा आएगा, कंस्टिट्यूएंट का मास ज्यादा होता है, एज आई टोल्ड यू। तो कंस्टिट्यूएंट का मास ज्यादा आएगा तो वो निगेटिव आएगा। हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाहते हैं इसलिए मॉड लगा रहे हैं। और आप या फिर इसको ऐसा लिख लो कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कंस्टिट्यूएंट्स मास माइनस मेजर्ड मास। कंस्टिट्यूएंट में मेजर्ड मास को अपने को यूज करना, सब्ट्रैक्ट करना होता है। दिस इज बीइंग चेंज सिंपली बिकॉज ऑफ अ पर्पस, एंड द पर्पस यू नो कि वो पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने को यहाँ पे नेगेटिव से कोई खास लेना देना नहीं है। और अगर आप नेगेटिव रखते हो तो फिर उसको इंटरप्रेट भी करना है। एग्जाम में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को पॉजिटिवली बताते हैं कि वो पॉजिटिव है, तो उसकी टोटल एनर्जी नहीं है वो बाइंड, तो बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव। अगर टोटल एनर्जी बोलेगा तो हम नेगेटिव लेंगे। So binding energy is the energy that keeps binding the constituents. उसको पॉजिटिवली लिखते हैं, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। और उससे क्या होगा कि वो माइनस साइन अपने को नहीं आएगा, अदरवाइज माइनस आएगा। अब देखोगे जो कंस्टिट्यूएंट का मास आएगा तो क्या Z मास ऑफ प्रोटॉन लिखने वाले हैं, N मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखने वाले हैं, ये नंबर ज्यादा आएगा रादर देन the mass that you are going to measure, and the mass that you are going to measure is this। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे और इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर करने के लिए बोलेगा मोस्ट ऑफ द केस में। अगर कभी देता है तो फिर इसको काउंट करेंगे, कितने प्रोटॉन्स हैं 6, मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना है 1.0078, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स 6, how much the mass it carry 1.0087, this is the mass of constituents minus measured mass is 12.0000, these many AMUs अपना आंसर आ जा रहा है।
एज्यूमिंग कि आप लोगों ने सही कैलकुलेशन किए हैं, तो आप पाओगे कि ये जो नंबर आने वाला है इट इज गोइंग टू बी 0. कितना आपने बोला था 090. आप लोगों ने यही किया होगा 990 बेसिकली कितने, और ये नंबर बड़ा आएगा, ये आपने चेक किया होगा. दिस नंबर इज मोर एज कंपेयर टू दिस नंबर. तो ये क्या बता रहा है, कंस्टिट्यूएंट्स यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग ज्यादा मास देते हैं, मिल करके मास कम हो जाता है. दूसरा आपसे पूछेगा बाइंडिंग एनर्जी बताइए इसकी. सो फाइंड बाइंडिंग एनर्जी. So that's next answer or next question for you. So बाइंडिंग एनर्जी बताने के लिए क्या करना होगा, ये AMU है और हम लोग जानते हैं कि एक AMU को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 1 AMU is equal to 931. कई बार 931 लिख लेते हैं और टू बी प्रिसाइज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है. सो यू विल से कि जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आने वाली थी that is going to be the mass defect into c square, and if we are writing the mass defect in terms of AMUs तो अपने को 931.5 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दे देना. एक और कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी जिससे अपने को बाइंडिंग एनर्जी पता चल जाएगी, और बाइंडिंग एनर्जी हम पॉजिटिव लिखने वाले हैं. एक आंसर आया है 922.85, तो मैं कॉपी मार देता हूँ उसको 922.185. आप चेक कर लीजिए, और अगर ये आ रहा है तो अपना आंसर हो जाएगा. हाँ, वेरीफाई भी हो रहा है. सो दिस विल बिकम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन C12. होपफुली यू आर एबल टू रिलेट इट कि क्या चल रहा है. 92 है, ओके 922 नहीं था. तो हाँ, ये अपने को ख्याल रखना होगा. 10 का फैक्टर आपको गड़बड़ हो गया, मैंने आपको कॉपी किया. एनीवे 92.218 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वो चार ऑप्शन देगा, एक जैसे 92 देगा तो फिर एक 82 देगा, एक 100 प्लस देगा. हम बता देंगे कि 92 के आसपास वाला जो नंबर है वही चल रहा है, तो उसको मार्क कर देंगे. हाँ, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप के भी आ सकते हैं, तो उस केस में वो आपको ये वैल्यू बताएगा कि कितना यूज करना है. और अगर नहीं भी बताता है, कई बार वो बोलता है कि 931 ले लो, चलता है. और अगर नहीं बोलता है तो अपने को एग्जैक्टली 931.5 लेना है. उसके बेसिस पे जो आएगा उसको डेसिमल पॉइंट तक ले जाएंगे, फिर राउंड ऑफ करेंगे, जितने डेसिमल तक पूछता है फिर बता देंगे. सो कैलकुलेशन हैज टू बी प्रिसाइज, लिटिल कैलकुलेशन नॉट मच. सो इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आपको मिले, और इसके बेसिस पर आप अपना आंसर दे पाओगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही, काफी टाइम हो गया, और आपने काफी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट वन क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लिया, मेंस में और एडवांस में भी. मास डिफेक्ट क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट का मास क्या होता है, मेजर्ड मास क्या होता है, और बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में स्टडी किया, न्यूक्लियर का साइज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया. इसके बाद आगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी को, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे. फिर इसके बाद रेडियो एक्टिविटी आएगा. कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी हैव डन फॉर द डे. टेस्ट में कहाँ तक आने वाला है, टेस्ट में टिल टॉट आने वाला है. तो आज इतना पढ़ाया गया, इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो सिंपल टाइप का आएगा जैसा आपको बताया गया है. तो अगर आप क्लास कर रहे हो तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी कर पाते हो तब भी आंसर दे पाओगे. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और कहाँ तक आएंगे, जो कल तक का लेक्चर होगा वहां तक आएंगे. कल मतलब आने वाला कल. सो कल का भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और वहां तक का एज पर डिक्लेयर्ड सिलेबस है. बट आई विल ट्राई कि लाइक न्यूक्लियस के सिंपल क्वेश्चन हो या ना हो, होंगे तो सिंपल होंगे, और ज्यादा हार्ड नहीं जाएंगे. सिंपल इन द सेंस कि अगर आपने क्लास अटेंड की है, समझा है, तो आप जरूर आंसर कर पाओगे. चलेगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू देन.